जिनको लोग हितवादी कहते थे। फूले, महात्मा फूले ने क्या कहा? ट्रुथ शुड बी बेसिस ऑफ आवर लाइफ, वी कैन फुलफिल ओनली स्पीकिंग ट्रुथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। एक तरफ महात्मा फूले का सत्य शोधक समाज के सभी सदस्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति लॉयल्टी के लिए प्लेस दिया जाता था, चूंकि उसके अपने कारण थे। कथित रूप से जो शूद्र कहे जाते थे, उनके साथ जो अत्याचार, अन्याय और सामंती व्यवहार होता था, और हिंदू के तत्कालीन परिभाषा में वह शूद्र उपेक्षित थे। जो आज भी फ्रीडम मूवमेंट का जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें उस वर्ग से जिन लोगों ने त्याग किया, सिंबॉलिक एक नाम आता है, एक दो नाम आता है। अब उदा देवी का नाम भारत के इतिहास की पुस्तकों में कहीं है, कहीं नहीं है तो एक पंक्ति में। उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, तो महारानी लक्ष्मीबाई, उदा देवी या रानी गडेनल्यू इस श्रेणी में आता है। तो उस उपेक्षा के भाव के कारण उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन 1873 में आकर जब गुलामगिरी किताब लिखी तो उन्होंने इसको बदल दिया। ट्रुथ के कंसेप्ट पर बने रहे, लेकिन उन्होंने गुलामगिरी के इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद मास एजुकेशन देने में विफल रहा और मेंटल स्लेवरी से हमें मुक्त नहीं कर पाया। तो कल तक जो रनाडे, फूले और अदर्स जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति सचेत थे, वह जब बंगाल से डिस्कोर्स आगे बढ़ा, उस बंगाल के डिस्कोर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरे भारतवर्ष पर पड़ा। उसमें जो महाराष्ट्र, जो दूसरा केंद्र था हमारे राष्ट्रवादी डिस्कोर्स का, नेशनलिस्ट डिस्कोर्स का, वहां पर भी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। जो दूसरा पक्ष आया कि जो मैंने कहा कि ये मीन्स और एंड के बीच जो डिबेट शुरू हुआ, जो गांधी और तिलक तक जाता है। 1820 के जनवरी में गांधी और तिलक के बीच में लगातार इस पर कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। फिर बाद में गांधी स्वीकार करते हैं तिलक जो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। शुरू में गांधी ने तिलक की बात से डिसएग्रीमेंट किया, बाद में स्वीकार किया। उन परिस्थितियों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे एक, जिसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ आवर नेशनल डिस्कोर्स, कि हमने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को या इंडेक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस को राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत महत्व दिया। उसी महत्व देने के कारण जो डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, उसका एक प्रमाण देखिए कि लोकमान्य तिलक ने 2 अखबार शुरू किया, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। उधर महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम शुरू किया, जो बाद में बिपिन चंद्र पाल भी उससे जुड़े। आगे देखिए, चित्तरंजन दास ने अखबार निकाला, मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट अखबार निकाला, गांधी ने नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन अखबार निकाला, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत निकाला, मूक नायक निकाला, मदन मोहन मालवीय ने तिलक और लीडर, अभ्युदय और लीडर नाम के अखबार का प्रकाशन शुरू किया। तो जो एक देश में यह हमारे आंदोलन में भावना थी कि जब तक हमारा बौद्धिकता का विकास है, उस बौद्धिकता के विकास में क्या क्या एलिमेंट्स थे, उस सभी डिस्कोर्स में अंग्रेजी सत्ता को हटाने के लिए वह जो बौद्धिक वर्ग था, उसने उनमें बहुतों की शिक्षा ब्रिटेन में हुई, यूरोप के देशों में हुई। और महर्षि अरविंद तो पूरी तरह से इंग्लिश एजुकेशन से आए थे। उनके पिताजी ने तो उनको खासकर भद्र लोग से बचाने की पूरी कोशिश की है ब्रिटेन में। लेकिन पूरा जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट बना, उस इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट में रिसोर्स बना हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारा इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। जो वर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवाद और यूरोप के
बौद्धिक विकास को देख रहा था कि नहीं, वो हमसे बहुत आगे है। तो एक बहुत छोटे समय का एक ट्रांजिशनल क्लास पीरियड था, बहुत छोटे था। उस ट्रांजिशनल टाइम में, वो संक्रमण काल में हमें अंग्रेजी, जैसे ही हमने अंग्रेजी शिक्षा ली और जैसे ही हमें इनवर्ड जो अपने अंदर टटोलने की प्रेरणा मिली, वह टटोलते ही हमें लगा कि ब्रिटेन बौद्धिकता के स्तर पर हमारे सामने कुछ भी नहीं। यदि भारत को हम जगाना चाहते हैं तो अपने रिसोर्सेस से, फिर वेद, पुराण, महाभारत, भारत की सांस्कृतिक परंपराएं उद्धृत हुई। अब देखिए, दो घटनाएं देखिए। महाराष्ट्र और बंगाल में तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। इसका जो कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट रिलीजन है उससे कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ जो हमारा क्वेस्ट था कि स्ट्रेंथनिंग द नेशनल फीलिंग, बस उसका एकमात्र उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना। और जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर 16 अगस्त 1905 को वो ऑर्डर निकल गया पार्टीशन का, उसको विफल करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो उनकी परंपरागत थिंकिंग और बड़ा हॉराइजन होता था, उससे थोड़ा अलग हटकर उन्होंने रक्षाबंधन, श्रावण का महीना था, सावन का महीना था, उसमें रक्षाबंधन भी आता था, 16 अगस्त के आसपास ही रक्षाबंधन था। उन्होंने रक्षाबंधन के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए एक दूसरे का राखी बांधने के लिए। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान थे, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उस पूरे आक्रमण को विफल कर दिया। ये दो जो प्रयोग हैं, टैगोर का बंगाल में और तिलक का महाराष्ट्र में, दोनों प्रयोग ने साबित कर दिया कि जो कल्चरल टूल्स जो भारत के हैं, उस टूल्स में एटर्निटी है। चूंकि वो टूल्स कॉन्टेक्चुअल नहीं है, उसको हम किसी खास मूल्य पर हमने आगे बढ़ाया, जिसमें सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिज्म है। वही यूनिवर्सलाइजेशन जो फ्रीडम मूवमेंट का है, बंकिम ने आनंद मठ में किया। अब आनंद मठ से जो प्रेरणा मिलती है, उसका जो एक प्रयोग होता है, उसकी एक मैं खासियत बताता हूं कि राजनीतिक लड़ाई जब चलती है तो उसमें स्ट्रेंथ की लड़ाई होती है, मेथड्स एंड ट्रिक्स की लड़ाई होती है, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। और एक तो वह होता है, दूसरा निगोशिएशन एंड डायलॉग होता है। ये सभी स्वाभाविक रूप से उसके हिस्सा बनते हैं। लेकिन आनंद मठ के प्रकाशन के बाद से, और उसने जो एक भावना पैदा की थी, उस भावना में क्या था, लेजिटिमेसी ऑफ वेरी सिविलाइजेशनल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज चैलेंज्ड। उसका जो मौलिक आधार था, उसी को बंकिम ने चुनौती दे दी। चुनौती देने के लिए बिना उसकी आलोचना किए, बिना पश्चिम की आलोचना किए, उन्होंने अपने देश की जो इमोशनल रैशनलाइज्ड इमोशन जो था, विवेक जनित भावना को, उस विवेक को जो यूनिवर्सल है, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए उन्होंने इमोशनलाइज किया, सिर्फ कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए, कि तात्कालिक रूप से यदि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हमें लड़ना है, और वह जो रैशनलिटी आई आंदोलन में, तो भारत में बंकिम के बाद रैशनलिज्म एंड नेशनलिज्म एक हो गए। जो रैशनलिज्म था वो नेशनलिज्म हो गया। उससे क्या दो बातें निकली। जब भारत का यह आंदोलन चल रहा था तो उसमें 3 धाराएं साथ साथ चल रही थी। पहली धारा जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसे बंकिम ने रेखांकित किया कि हम हिंदू हैं, हमारी दूसरी कोई पहचान नहीं, बाकी पहचान की उपयोगिता है तो सार्वजनिक, उसकी उपयोगिता नहीं।
उसमें सोशल रिफॉर्म एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना। जहां सोशल रिफॉर्म के लिए हम सिर्फ अपने ऊपर दोषारोपण करते थे और या इनेबिलिटी शो करते थे, या हमारी हैसियत नहीं है, हम कर नहीं सकते, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं, हमारी अपील की सीमाएं हैं, या सेक्रीफाइस करने की उस घरौंदे से बाहर निकलने की सीमा हम तय कर देते थे, जिसके कारण हम ब्रिटिश साम्राज्य, उसके कानून, उसके रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड, उसके लिबरलिज्म, उसके इंडिविजुअलिज्म की, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल की आजादी, लिबर्टी, इस पर निर्भर करते थे, जो सब ब्रिटिश उपकरण थे, सब यूरोपियन उपकरण थे, उसके सोशल साइंस के प्रोडक्ट थे। बंकिम ने कहा कि वो मां का एक चित्र दिया, जो राष्ट्रवाद को जो एक मदरहुड देना, इट कैन नॉट हैपन दैट यू आर लविंग मदर एंड हेटिंग क्रिएचर्स। किसी की मां को प्रेम देना, आदर देना, उनके बच्चों के साथ नफरत करना, तो मां कभी भी उस व्यक्ति से अपना स्नेह या आदर नहीं ले सकती। कुछ हद तक मां अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने बच्चों का अपमान नहीं सह सकती। तो वह जो सुधार की जो उन्होंने मन में डाला और वो एक मैजिकल असर हुआ, उसी का असर कहता हूं कि कर्नल यूएन मुखर्जी, बंगाल से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, जो डेमोग्राफी पे काम करते हैं सिर्फ उनको इसलिए जानते हैं, उन्होंने डाइंग रेस का उपयोग किया हिंदू सोसाइटी के लिए, जनगणना का, बस उनको उस घरौंदे में सिमट दिया। उस डाइंग रेस पुस्तक को किसी ने पढ़ा नहीं। देखिए बंकिम की धारा कहां चलती। उन्होंने, यूएन मुखर्जी जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के दामाद थे, उन्हें 32 आर्टिकल्स बंगाली में लिखा, जो बाद में डाइंग रेस करके पुस्तक आई, और 1901 के सेंसस के बाद उन्होंने की। उनकी दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, हिंदूज आफ्टर कमिंग सेंसस। वो 1911 सेंसस के पहले किताब लिखी, जिसके कारण 1911 के सेंसस के सारी प्रश्नावली जो क्वेश्चन आए थे ब्रिटिश साम्राज्य को बदलना पड़ा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि कैसे बंकिम का बौद्धिक प्रभाव और रैशनलाइज्ड इमोशंस का असर था, कि यूएन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में डाइंग रेस में जो बातें कही कि हम कैसे अपने ही लोगों को उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं, कास्ट के नाम पर उनको अनटचेबल डिक्लेयर करते हैं, और उनका इकोनॉमिक केयर नहीं करते हैं। पहली बार किसी थिंकर ने सिर्फ सोशल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कही कि जो एक इकोनॉमिक डेफिसिट है लोगों का, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर आवर ब्रदर्स, वी कैन नॉट लीव देम एट द मर्सी ऑफ अदर पीपल। फिर वो अपने अनुसार काम करेंगे। तो ये यूएन मुखर्जी ने कहा। तो यह धारा चली समाज सुधार का। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रवाद में, भारतीय समाज में आई हुई विकृतियों, कुरीतियों और न्यूनताओं को दूर करने के लिए एक सोशल कॉन्शियसनेस पैदा किया गया और इसको अभिन्न हिस्सा माना गया। इससे जो डिस्कोर्स, जैसे रनाडे और तिलक के बीच डिस्कोर्स हुआ महाराष्ट्र में, रनाडे सोशल रिफॉर्म को महत्व देना चाहते थे, तिलक कहते थे नो, फ्रीडम इज साइन क्वानन, पॉलिटिक्स इज साइन क्वानन। और ये आगरकर और तिलक, आगरकर कहते थे नो, सोशल रिफॉर्म शुड प्रोसीड। वो डिबेट, लेकिन आगरकर ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक नहीं थे, वो आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उनको लगता था सामाजिक सुधार को। उसे रानाडे सोशल रिफॉर्म को महत्व देते थे। ब्रह्मो समाज बना, वो सोशल रिफॉर्म को महत्व देता था। तो एक वो धारा चली। दूसरी तो धारा चली, वो आइडियोलॉजिकल था, जो आज को प्रभावित कर रहा है। पहली धारा अधूरी छूट गई, जो हम पूर्ण हिंदू की बात कही वो अधूरा छूट गया। हमने आजादी के बाद फिर हमने राज्य सत्ता पर छोड़ दिया। पहले हमने ब्रिटिश सत्ता पर छोड़ा था, अब राज्य सत्ता पर छोड़ा। वही मिशनरी हमारी सरकार स्वदेशी सरकार है, चाहे सरकार नेहरू की हो या मोदी जी की हो। हमने राज्य सत्ता के हवाले समाज सुधार को छोड़ दिया कि अनटचेबल समस्या या तो रिजर्वेशन से जाएगा या राज्य के कानून से जाएगा। तो जो सोशल रिफॉर्म का प्रोसेस था, जो इनहेरिट करना चाहिए था हमने, उसको हमने छोड़ दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया।
जिसके कारण आज हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भारत माँ के क्रिएचर्स के रूप में आनंद मठ में मिटाने की कोशिश की। एक दूसरा जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन हुआ, बस ये तीनों बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे लगता है समय हो रहा है। जो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स हुआ उसमें जो बाहर जो विचारधाराएं बढ़ी उनकी अपने संदर्भ थे, वो हम उसको खारिज नहीं कर रहे, उनके एक अपने संदर्भ थे, अपने अनुभवों के, अपने एक्सपीरियंस, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म और अपने फ्यूचर, हमारा देश कैसा हो, हमारी सभ्यता कैसी हो, हम कैसे जिए, इन तीन बातों को लेकर वहां आइडियोलॉजी चला। वो जो आइडियोलॉजी आया भारत में, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन देख रहे हैं कि मार्क्सिज्म बड़ी तेजी से उस पर डिस्कोर्स होता था, एक मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रांड पैदा हुआ। उन सब लोगों ने उन धाराओं में उन चीजों को ढूंढने की कोशिश की जिसको सिलेक्टिव कोड के आधार पर वह मॉडर्निटी से अलग कर सकते हैं। यहीं पर मार्क्सिस्टों ने, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग्स ने, मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने क्या किया, बंकिम को होलिस्टिक कंसेप्ट में देखने की जगह उन्होंने जो सभ्यता की एक चादर बिछा दी थी, जिस चादर के ऊपर उन्होंने राष्ट्रवाद को एक अंग के रूप में रखा, क्योंकि नेशनलिज्म हैज नेवर बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स। ये तो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिस इज ए कंपल्सन, दिस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द अदर्स। हमने कभी अपने आप को राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद जो हम राष्ट्र कहते थे वो सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट में कहते थे, उसका टेरिटोरियल मीनिंग बहुत कम था। इसे टेरिटोरियल डिवीजन कल्चरल डिवीजन नहीं करती थी, कल्चरल यूनिटी रहती थी, टेरिटोरियल डिवीजन रहता, मोनार्क्स अलग रहते थे, रिपब्लिक अलग रहता था। खैर चलिए वो अलग बात है। तो उसमें यह जो बंकिम के, उसी को उन्होंने जब हिंदू का कहा तो जो हिंदू वर्ड का इरोजन हुआ, क्षरण हुआ शब्द का, हिंदू शब्द की जो बड़ी परिभाषा थी उसको नैरो डिफिनेशन जो समय के साथ चला उसको साथ जोड़ दिया। जो थियोक्रेटिक कंसेप्ट उनका था कि इस्लामिक, क्रिश्चियन, ज्यूस, उसके पैरेलल उन्होंने खड़ा कर दिया। और भारत में भी एक हिंदुओं का एक वर्ग जो सेमेटिक रिलीजन को देख कर अपने को परिभाषित करने लगा कि सेमेटिक बनकर ही हम सेमेटिक धर्म से लड़ सकते हैं। वो आज भी है और कल भी था। आज भी उस प्रवृत्ति को हम देख रहे हैं कि आज कुछ प्रवृत्ति ऐसी आ गई, लगता है कि हम सेमेटिक बन जाएंगे, उसी अनुसार अपने परिभाषित करना, उतना ही ऐसे ही एग्रेसिव होना, उसी लैंग्वेज का यूज करना, वो धर्म को संकीर्ण करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए आनंद मत के कितने इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, उसकी कितनी व्याख्याएं हैं। तो वह जो डिस्कोर्स हुआ उसमें जो लास्ट पॉइंट बिपिन चंद्र पाल थे, महर्षि अरविंद और बिपिन चंद्र पाल। इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म गॉट ए बिग पॉज आफ्टर लाल बाल पाल। हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर गुड इंटेलेक्चुअल्स। हम आपके बीच में सुपंदा बैठे हुए हैं, इज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल। लेकिन ग्रेट पॉज में क्या कह रहा हूं, पॉज क्यों लिया? हम कभी तो हमारे फुल स्टॉप तो होता ही नहीं भारत में, इसलिए कि फंडामेंटल्स क्रिएशन नहीं आ रहा है। और फंडामेंटल क्रिएशन नहीं आने के कारण वी आर स्लेवरी ऑफ आइडियाज में जी रहे हैं। तो पश्चिम से तुलना करना, पश्चिम को अटैक करना, सेमेटिक रिलीजन को अटैक करना, वो जरूरी है, जहां उसकी जरूरी हो करना है। लेकिन वही नेगेटिविज्म कैन नॉट बी द कोर ऑफ एनी सिविलाइजेशनल मूवमेंट। यदि नेगेटिविज्म होता तो आनंद मठ की उपयोगिता 1920-25 के बाद समाप्त हो जाती। जैसे गीता रहस्य में तिलक ने ब्रॉडर एक इंटरप्रिटेशन दिया, गीता प्रवचन विनोबा ने दिया, उस सबका कॉन्टेक्चुअल इंपॉर्टेंस है, एकेडमिक इंपॉर्टेंस रह गया। आनंद मठ का एकेडमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, आनंद मठ का कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड नेशनल तीनों इंपॉर्टेंस। तो उस डिस्कोर्स में हम क्यों पिछड़ गए और एक इंटेलेक्चुअल पॉज क्यों लगा, लाल बाल पाल क्यों एंड पॉइंट पर हो गए? तो मैं बिपिन चंद्र पाल का एक कोट देकर मैं अपनी बात समाप्त करूं। कोट उन पर है, जब उनका निधन हुआ बिपिन चंद्र पाल का,
आप सबने पढ़ा होगा इसको, खासकर बंगाल में तो लोग बहुत पढ़ते हैं और गहराई से पढ़ते हैं। तो कैसे सोसाइटी में एकेडमिक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट का डिजेनरेशन हुआ, उसका एक एडिटोरियल आया स्टेट्समैन ने, संभवतः 15 मई 1932 को, डेट में आगे पीछे हो सकता है, एक संपादकीय एडिटोरियल लिखा बिपिन चंद्र पाल पर। उसमें जो उसने बात कही, जब बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ, सोल ऑफ इंडिया लिखने वाला ऑथर, हम तो इस रूप में जानते थे कि पाल ने भारतीय राष्ट्रवाद को, कि वो जो तार आनंद मठ से चला उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमें यह पता नहीं था, जो एडिटोरियल ने लिखा, कि आज सभी समाचार पत्र, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स, जो बिपिन चंद्र पाल के निधन पर आंसू बहा रहे हैं, लिखा द एबलेस्ट पेन ऑफ इंडिया, सबसे योग्यतम कलम वो बिपिन चंद्र पाल की थी। उन्हें पता नहीं है कि अपने जीवन काल में उस व्यक्ति के पास 2 जून खाने के और जीवन बिताने के लिए कोई अस्थायी आय नहीं था। और कहा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट ही वाज लीडिंग द एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट, and also this fact that this newspaper being owned, published and edited by Europeans, we have provided him column. Knowing the fact that he was an honest nationalist, एक ईमानदार राष्ट्रवादी था. There are several letters in our file which unravel that no other means was available to this ableist pen of India. तो इस देश में जो बुद्धिजीवी हैं, वास्तव में बौद्धिकता कहते, नॉलेज डिवाइड ऑफ मॉरलिटी इज डेंजरस। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और मॉरलिटी उसके पास नहीं है, तो इज ए वेरी डेंजरस। तो मॉरलिटी के साथ ज्ञान की बात कही गई, लेकिन सोसाइटी जो हजारों साल से सोसाइटी ने और राजा ने, जो हमारे यहाँ राजतंत्र था या रिपब्लिक था, राजा ने इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया को समझा, और उस इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया को समझने के कारण हमारी बौद्धिकता की विकास कभी रुकी नहीं। यहां तक कि मुगल काल में भी, मुगल राजाओं ने भी जो हिंदू बौद्धिकता थी, वो लाचारी, कंपल्सन में, कोई शौक से तो नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन वो ट्रेडिशन उनका था। कई राजाओं ने ऐसे हिंदू विद्वानों को या तो काम करने दिया या उनको पैट्रोनाइज किया। वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय से वो एक पौध आना शुरू हुआ, और जो बिपिन चंद्र पाल के उस दुखद जो संपादकीय है स्टेट्समैन अखबार का, वो दिखाता है। तो आज हमारे सामने जो चुनौती है उसको मैं 3 शब्दों में रखना चाहूंगा। देखिए, कैसे जो चिपळूणकर का नाम आपने सुना होगा, जो अमाच्या देशा स्थिति एक निबंधमाला अखबार निकला। उस निबंधमाला में 1881 में उन्होंने 8 सीरीज में साप्ताहिक अखबार में अपने लेख लिखे, देश की स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है। उसमें 2 लेख में उन्होंने इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस की कमी होना, समाज का इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता के प्रति आदर घटना, और बौद्धिकों का जो केयरिंग है, एक क्रेडल बन के जो सोसाइटी रहता है, वो नहीं होना, ये कारण बताया था। संयोग से चिपळूणकर जी का निधन सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गया, 1882 में उनका डेथ हो गया। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। तो 3 बातें ये हैं कि पहली बात कि हम आनंद मठ जो एक लेसन देता है कि अपराध बोध से मुक्त होकर जो सत्य है और जो सत्य का स्रोत भारत की सभ्यता, संस्कृति और अपने अनुभव है, उसको प्रकट करना। दूसरा, इस प्रकटीकरण करने में कभी भी सत्य और नैतिकता, ट्रुथ एंड मॉरलिटी से डिवाइड नहीं होना, अलग नहीं होना। तीसरा, कॉन्टेक्चुअली कभी हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, कभी कल्चर की बात करते हैं, कभी नेशनलिज्म की बात करते हैं,
आज हमें चीन से युद्ध की बात है तो कॉन्टेक्स्ट में कुछ और होगा, कल पाकिस्तान से होगा, कल अमेरिका से होगा, तो कॉन्टेक्स्ट बदले। लेकिन कभी वो जो आधार है, जो बुनियाद है, नहीं बदलता है। तो उन्होंने जो बुनियाद रखा कि इट इज द assertion and quest, both it is assertion as well as quest for achieving something which will go beyond the contextual aspiration, demands and requirements. और इसी के कारण से आज बंकिम आज से अधिक आने वाले दिन में वो सिर्फ डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे, वो हमें न्यू इंटेलेक्चुअलिज्म जो भारत में शुरू होगा उसकी एक बेसिक फाउंडेशन बनेंगे। और बंकिम एंड आनंद मठ will remain eternal for India's nationalism, which is basically a civilizational quest to create a harmonious world.